बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। आज मुल्क के तूल अर्ज़ में बग़ैर किसी सियासी जमात के कहे हुए लोग सड़कों के ऊपर निकले और लोगों ने बबांगे दोहल एहतजाज किया है, बिजली के बिल फाड़े हैं, जलाए हैं, बहुत से लोग रोए हैं, कुछ बोल पाए हैं और कुछ बोल नहीं पाए हैं। वो सब लोगों का एक ही मुतालिबा है कि हम बिजली के बिल जो अदा नहीं कर पा रहे, हमारे लिए कौन इंतजामात करेगा, कौन इक़दामात उठाएगा। दूसरी जानिब अनवारुल हक साहब ने हंगामी इजलास तलब किया है और वो कहते हैं कि जितनी भी सहूलियात दी जा सकें वो दी जाएं। लेकिन सवाल ये है कि IMF की तमाम शराइत मानने के बाद सहूलियात किस तरीके से दी जाएंगी। सवाल ये है कि वो जो माजी करीब के अंदर इन तमाम टैक्सेस में लगाने के जिम्मेदार करार पाए हैं, अब उनके अमाल क्या हैं और अब वो क्या बोलते हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामा एक तरफ, कानूनी मंजरनामा एक तरफ, लेकिन जो मुआशी मंजरनामा है वो इस हद तक अबतर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है कि या तो जुल्म सितम और जबर सह सह के अवाम खामोश हो जाते या फिर खुद सड़कों पे निकल आते। इस बार जो अवाम सड़कों के ऊपर निकले हैं, इसके पीछे कोई भी सियासी जमात नहीं है, इसके पीछे अवाम की भूख है, अवाम की प्यास है, अवाम की इफलास है, अवाम की मफलूकुल हाली है। वो जिस हद तक कर्ब में मुब्तला हैं उसका इदराक शायद उसी को ही है जिसके ऊपर बीत रही है। ये सूरत हाल है पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा अवाम की, और अवाम सोचने समझने से कासिर हैं कि जाएं तो किधर जाएं, ज़रिया मौश बढ़ाएं तो किस तरीके से बढ़ाएं। इस बारे भी बात की जाएगी, सियासी मंजरनामे भी बात की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुंडी साहब, ये एक अलग मामला कि इलेक्शन वक्त पे होंगे या नहीं होंगे, आपकी डिमांड क्या है, लेकिन इस वक्त जो अवामी मुतालिबात हैं, ये जितने बिजली के बिल्स बढ़े हैं, PDM की हुकूमत में इस पर टैक्सेस लगे हैं, ये बारे गिरा किसके कंधों पे होगा? निगरान हुकूमत पे डालेंगे या इसका जो नतीजा है उसे खुद भी भुगतने को आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस मुल्क में बिल्कुल इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं और इकोनॉमिकल क्राइसिस कोई 16 महीनों में नहीं वो हो गया, 16 महीने। उससे पहले भी एक हुकूमत थी जिन्होंने IMF के साथ डील की और उसको उसने ऑर्डर नहीं किया। फिर हुकूमत आई, बिल्कुल PDM और इत्यादि जमातों की हुकूमत आई, उसका हिस्सा थे। और अब निगरान हुकूमत जो है वो चल रही। हमने जो है देखें, दो चीज़ें थी, या इस मुल्क को हम डिफॉल्ट करते या मुश्किल फैसले लेते। डेफिनेटली हमने मुश्किल फैसले लिए, लेकिन इस चीज़ को जो है ठीक करने के लिए, इकोनॉमिकल क्राइसिस को दूर करने के लिए मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है तमाम सियासी जमातों के दौरान, ताकि इस मुल्क का जो मसला हल किया जाए। बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ कि इस वक्त जो लोगों का सूरत हाल है बिजली के बिलों के हवाले से, बड़ी गंभीर सूरत हाल है। लोग जो है इस वक्त बगैर लीडरशिप के रोडों पे निकले हुए हैं और वो बर्दाश्त से बाहर हों। तो पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठकर इस मसले का जो है वो हल निकालना पड़ेगा। और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, ये नहीं कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठकर एक चार्टर साइन करना पड़ेगा और इस मुल्क को जो है ऐसे बहरान से निकालना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। फैसल करीम कुंडी साहब, आपने दुरुस्त कहा कि तमाम सियासी जमातों का इसका हल निकालना चाहिए। आपकी सियासी जमात पाकिस्तान में बैठ के सियासत कर रही है। आपके साबिक वज़ीर आला की सारी सियासी जमात जो है बैरून मुल्क बैठ के सियासत कर रही है। ना उनको पता है कि यहाँ पे लोग रोडों पे क्या हो रहा है। आपको तो पता है, आपने दुरुस्त कहा कि आपको पता है हर चीज़ का। उनको ना पता है, ना उनका कोई शख्स जो है वो इस पर बोलना चाह रहा है, बल्कि आबद शेर अली ने कहा जी टैक्स ख़त्म होना चाहिए। तो फिर मुझे बता दें किस तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी होगा, किस तरह ये सारा कुछ होगा? नहीं, देखें, मैं तो पीपल्स पार्टी की डेफिनेटली बात करूंगा, बाकी पार्टी के तर्जुमान अपनी बात करेंगे, लेकिन मैं इस जो है उस पर बात इसलिए करूँ इकोनॉमी पे, क्योंकि चार्टर ऑफ इकोनॉमी या इस मुल्क के मसाइल का हल जो है वो तमाम सियासी जमातों को निकालना पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूँ कि एक जमात जो है उस चीज़ का, लेकिन हमें सबको बैठना पड़ेगा और फिर इस चीज़ का जो है मसले का हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दिन का मसला नहीं है। ये सालों साल इस मसले को जो है उसमें कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि इस मुल्क को जो है वो इस क्राइसिस से निकालने के लिए ये चीज़ें होंगी। और इसी का वाहिद मैं समझता हूँ कि एक जल्द अज जल्द इलेक्शन, एक नई पार्लियामेंट आए, एक नई हुकूमत है जो इस मुल्क को आगे लेकर चले, जो भी कानून साजी जो चीज़ भी होती है वो। जहाँ तक बाहर बैठे लीडरशिप है या अंदर यहाँ मौजूद है,
ये तो आवाम ने फैसला करना है। जब आवाम में जब सियासी जमातें जाएंगी, जब हम भी जाएंगे, बाकी जमातें भी जाएंगी, उसका फैसला फिर आवाम ने करना है। खुंडी साहब, आप समझते हैं कि अवाम में जाने के लिए कोई बयानिया इस वक्त मौजूद है जो बगैर लीडरशिप सड़कों के ऊपर है, वो किसी जमात के कहने के ऊपर नहीं है? एक कौन सा ऐसा मौजूदा सूरत हाल के अंदर फौरी रिलीफ हो सकता है जो उन्हें दिया जा सके? क्योंकि अवाम के तो बस से बाहर चीज़ है, वो तो 1 महीना उनका गुजरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और आप देर पा फैसलों की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ का, हर चीज़ का हल होता है। जब 2008 में इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत दी गई थी तो उस वक्त कैसी हुकूमत थी? एक डिक्टेटर ने बारूद से भरा हुआ पाकिस्तान दिया था, एक खुदकुश धमाकों वाला पाकिस्तान दिया था, एक टारगेट किलिंग वाला पाकिस्तान दिया था, और हमें बताया गया था कि दहशतगर्द जो है वो बिल्कुल इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ेंगे। सुवात में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा रहा था। सब मसाइल थे। हम बैठे, हमने उन मसाइल का सदेबाब किया। आप देखें, हमने लोगों को स्वतः रोजगार दिया, लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई, उनकी पेंशन में इजाफा किया, उन मुलाजमीन को बहाल किया जिनको माजी में निकाला गया, जॉब्स दी। फ्लड के बावजूद भी, ऑपरेशंस के बावजूद भी, जो कि हमारे जो है ट्राइबल एरिया में ऑपरेशन हो रहे थे, स्वात ऑपरेशन के बावजूद भी उन लोगों को नकल मकान नहीं हुई, उनको दोबारा वापस बहाल किया। मसाइल के हल हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास। हम जब आएंगे उनके मसाइल के हल फैसल करीम गुंडी साहब, कोई शक नहीं उस वक्त आपने किया, वो थे दहशतगर्द। उनका हमें पता था, उनके ताने बाने कहाँ मिलते हैं वो हमें पता था। वो पूरी कौम जानती थी, कौम आपके साथ खड़ी थी, शहादतों की सूरत में, आपके साथ इत्तेहाद की सूरत में। अब तो हर शख्स जो है वो उससे ज़्यादा मर गया है। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, चावल महंगे, आटा महंगा, कौन सी चीज़ जो सस्ती है? अब तो गरीब दहशतगर्दी से नहीं, हुकूमत गर्दी से मर रहा है। हुकूमत की महंगाई की गर्दी से मर रहा है ना। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपको याद होगा उस वक्त भी हमारी इत्तेहादी हुकूमत थी और इसहाक डार साहब हमारे जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, और वो बहुत जल्द हमें फाइनेंस मिनिस्टर और ये इत्तेहादी जमात में छोड़ गई थी कि पाकिस्तान किसी वक्त दिवालिया हो जाएगा और ये नहीं चलने वाला। हमने 5 साल मुल्क चलाया, हमने लोगों को सहूलियात दी। दहशतगर्दी बिल्कुल थी, तमाम लोगों की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, पुलिस की, नौजवानों की, आवाम की, सिविल सोसाइटी की कुर्बानियों के बावजूद अमन आया। लेकिन बाकी मईशत की सूरत हाल भी थी और उसको भी हमने संभाला दिया। और इस चीज़ का जो है बिल्कुल हर मसले का हल होता है। ये नहीं है कि हर मसले का हल नहीं होता, मसले के हल होते हैं और इंशाअल्लाह हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हल क्या तजवीज़ करेंगे जब तक इलेक्शन की तारीख कॉल नहीं हो जाती? अभी मौजूदा सूरत हाल में कोई 1-2 तबकात नहीं हैं कि जिनके ये मसाइल हों। आज के दिन अगर आपने टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देखा हो, शहर शहर मुजाहरे हुए हैं, बिजली के बिल जलाए गए हैं। वो कहते हैं कि हमारी औकात से बाहर है, हम माजी करीब के अंदर जो बेचना था बेच बूझ के बिल दे चुके, अब नहीं दिए जाते। ये जो सिविल नाफरमानी का आगाज़ हो गया, ये महीना गुजारने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निगरान हुकूमत को मशवरा क्या देगी? देखिए, बिल्कुल बिजली महंगी हुई है और बिल्कुल टीवी पे मुख्तलिफ शहरों में आप एहतजाज मैंने भी कल भी देखा है, आज भी नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। आज मैं अभी देख रहा था कि शायद कल एनर्जी पे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मीटिंग कॉल की है, जिसमें वो जो फ्री यूनिट्स बिजली के उनके अफसरान को मिल रहे हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन हमें उसके बावजूद भी हमें बिजली के रेट्स को सस्ता करना पड़ेगा। हमें बिजली के जो है चीज़ों को जो है वो जो चीज़ भी है, मतलब जिस चीज़ पे भी हम वो करें, हमें देखना पड़ेगा कि हम बिजली सस्ती कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हम बिजली क्या मुहैया भी कर रहे हैं। इधर जो है मुख्तलिफ इलाकों में, अर्बन एरिया में तो नहीं होगी, लेकिन रूरल एरिया में 16-16, 18-18 घंटे लोड शेडिंग के बावजूद भी वही बिल आते हैं। इसको भी हम देखना पड़ेगा कि कोताही कहाँ पर है और हमें इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। बिजली की चोरी को रोकना पड़ेगा। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली की चोरी हो रही है, उसको भी रोकना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट को, हुकूमत को और अवाम को मिलकर इस चीज़ का मसले का हल निकालना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि मसले कुंडी साहब सिर्फ बिजली महंगी नहीं है पाकिस्तान में, मुझे सवाए कोई एक चीज़ आप ही बता दें जो सस्ती है। पेट्रोल महंगा, डॉलर कहाँ चला गया, हर चीज़ कहाँ चलेगी, किस किस चीज़ को सस्ता करेंगे? अवाम तो बेचारी बिल्कुल
बेबस हो गई है। मैंने लोगों को सड़कों पे मांगते हुए देखा। सड़कों पे चौराहों पे जाएं जहां एक वकील नजर नहीं आता था, अब वहां पे दर्जनों लोग मांग रहे हैं। वो सफ़ेद पोश वो लोग मांग रहे हैं जिनका चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा था। तो ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की होती है ना। मैं बिल्कुल समझता हूँ हुकूमत की जिम्मेवारी, और मैं जो पहले बात की है कि हमने मसले का निकालना पड़ेगा। सिर्फ एक जमात मैं नहीं समझता कि निकाल सकती, सबको बैठना पड़ेगा। और मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, या उनको डिफॉल्ट में लेके जाते या मुश्किल फैसले करते, दोनों तरफ से जो है वो मुश्किलात थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुल्कों पे कौम पे मुश्किल वक्त आता रहता है, इसमें हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें इस मसले का जो है बिल्कुल चीज़ें महंगी हैं, बिजली भी महंगी है, पेट्रोल की कीमतें चढ़ रही हैं, जिस चीज़ को आग लगे वो चढ़ रही है, तो उसका सदबाब करना पड़ेगा। अब हम बैठ जाए कि चीज़ें महंगी हो रही हैं और क्या हो सकता है, उस चीज़ के मसले के हल की तरफ जाना पड़ेगा। मसले को किस तरीके से हल कर सकते हैं। अच्छा कुंडी साहब, आप क्या समझते हैं जो मरदमशुमारी हुई, आप कहते हैं कि इंतखाबात इन तमाम मसाइल का हल है और कहीं किसी हद तक बेहतर हो जाएगी। मरदमशुमारी में मंजूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी हुई है। अब आईने पाकिस्तान कुछ कहता है, इलेक्शन कमीशन एक्ट कुछ कहता है, इलेक्शन कमीशन के कवानीन कुछ और हैं, आईने पाकिस्तान के तहत मंजूरी आपने दे दी। क्या आपके माहिर कवानीन ने आपको पहले नहीं बताया था कि मरदमशुमारी हो जाएगी तो फिर बात हल्का बंदियों तक जाएगी? देखिए, कुछ ना कुछ मसले का हल जो है, जो इस वक्त मसले हैं उसका हल कुछ ना कुछ इलेक्शन में इसलिए है कि जब आपकी पार्लियामेंट आएगी, आपकी न्यू हुकूमत आएगी, आप कानूनसाजी कर सकेंगे। किसी मुल्क के साथ जब आप डायलॉग्स करेंगे तो एक इलेक्टेड हुकूमत जब करेगी तो वो एक मैं समझता हूँ कि दूसरे तरीके से बातचीत होगी बनस्पत कि आप निगरान हुकूमत के साथ बातचीत करें। जहाँ तक इलेक्शन का उसकी बात है, डिलिमिटेशन की बात है, बिल्कुल डिलिमिटेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको वोट किया। डिलिमिटेशन का जो है उसमें अगर आप सीटें बढ़ाते तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पैरा पता था जिसमें लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे और पहले डिलिमिटेशन होगी और हल्का बंदी होगी। तो आइन में बिल्कुल सीटें बढ़ाने के लिए जिक्र है, लेकिन चाहिए नहीं है कि आप डिलिमिटेशन करें। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन को डेट देनी चाहिए 90 डेज में इलेक्शन के लिए। और ये जो एक्ट ऑफ जो इलेक्शन, या तो फिर आप कर लें 90 डेज के अंदर अंदर ही मामला भी खत्म कर लें, या फिर इलेक्शन के बाद भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं। आपने सिर्फ जो है उसकी बाउंड्रीज को जो है आगे पीछे करना है, बाकी तो कुछ नहीं करना। लिहाजा मैं नहीं समझता कि सियासी जमातों को इलेक्शन से भागना चाहिए, अवाम को फेस करना चाहिए। फैसल करीम गुंडी साहब, आज ताज हैदर साहब ने आपके पीपल्स पार्टी की जो है, आज उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून आपसे बेवफाई कर गई है और कहा आपसे कुछ और था और कर कुछ और गई है। मैं नहीं समझता कि बेवफाई या क्या होता है। हैदर साहब का अपना एक पॉइंट है, बेवफाई इसमें क्या उन्होंने कहा या क्या नहीं कहा। आप देखें कि आइन क्या कहता है और इलेक्शन एक्ट क्या कहता है। आइन को फॉलो करना है, आइन कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन कराना है, हमने आइन को फॉलो करने की 90 डेज। लेकिन नैयर बुखारी साहब ये कहते हैं कि आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां भी होंगी। बिल्कुल है, मैंने वही पहले बात आपको कही है कि आइन के कहीं नहीं लिखा। हाँ, आइन में। तो फिर आप क्यों नहीं समझते कि आपके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाथ कर गई है? वो तो इलेक्शन कमीशन ने जब मुशावरत के लिए बुलाया तो एहसन इकबाल साहब कह के गए हैं कि हल्का बंदियां पहले करवाएं, फिर उसके बाद साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं। तो इसका मतलब कि वो 4 महीने बाद की बात कर रहे हैं ना। देखिए, वो मुस्लिम लीग का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, हमने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि जो आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन है, हमारे चाहते हैं हम 29 तारीख को हमारा डेलीगेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन से मिलेगा। उसके बाद फिर दोबारा हम सीसी की मीटिंग बुला रहे हैं, उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। इसका मतलब 29 तारीख तक हम सब इंतज़ार करें, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ ही सबकी नज़रें हैं और पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है। और अगर पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन कमीशन कायल कर गया या कोई और कायल कर गया तो फिर हम समझें इलेक्शन लंबे चौड़े लेट हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी भी कायल नहीं होना। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इलेक्शन के लिए हर फोरम पे आवाज़ उठाई और हमेशा हम इलेक्शन चाहते हैं, जमहूरी लोग हैं, जमहूरी पार्टी हम इलेक्शन चाहते हैं। आप मुझे बताएं क्या इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल भी दिया है? उन सिर्फ हल्का बंदियों का शेड्यूल दिया है। और यहाँ पर देखें उसके बाद अगर लोग कोर्ट्स में जाएंगे और हमारी अदालतों का तो देखें, आप खुद देख लें कि जब हमारे पुराने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस पड़े हुए हैं, 5 साल गुजर गए, आज तक उनका केस का फैसला नहीं हो सका। 5 साल असम्बली ने टाइम भी पूरा कर लिया और अभी तक वो बैठे हैं। फैसल करीम गुंडी साहब, फिर यासिर करेगा सवाल माजरत से। जिसका अदालतों ने फैसला दिया उस पर किसने अमल किया? आप ही की हुकूमत थी ना। जब इस मुल्क देखें, जब इस मुल्क में अदल और इंसाफ नहीं होगा तो यही काम होगा।
जब अदालतें पार्टी बन जाएंगी और कहेंगी कि आप इसको जो है जाकर प्रोसीडिंग्स में पेश करें, हमारे रूट से लेके आएँ, उनको जाकर रखें जनाब रेस्ट हाउस में, उनके खाने का मेन्यू हम डिसाइड करेंगे क्या खाएंगे, वो उनके लिए हम बताएंगे, उनके लिए उनके दोस्तों को बिठाएं। कभी आपने पाकिस्तान में देखा है कि कभी किसी को रिमांड से उठाकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ला के उसकी अगर जमान करवाई? तो हम भी तो मिसालें कायम करते हैं ना। हमने तो देखे ना, हमने भी तो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम लिखवाते हैं। कुंडी साहब, ये जो आपका अभी मजलिस आमला का इजलास हुआ है, एतजाज साहब उसमें शरीक थे? बिल्कुल, एतजाज साहब तकरीबन हर इजलास में शरीक होते हैं। तो ये वो खबर क्यों फैलाई गई थी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी? जिसकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल हुई हो वो सीईसी के इजलास में कैसे बैठ सकता है? देखिए, मैं तो सिर्फ चैनल पे देखा तो उस पर मैंने कहा था कि कोई बुनियादी रुकनीत ना उनको शोकाज मिला था, न उनको बुनियादी रुकनीत खत्म की थी। आपके पंजाब के सदर ने कहा था जी, हम प्रोग्राम में कहा था। पंजाब के सदर के पास देखें कोई इख्तियार नहीं होता। बुनियादी रुकनीत कोई भी पार्टी के चेयरमैन के पास इख्तियार होता है, पार्टी के सूबाई सदूर के पास कोई इख्तियार नहीं होते कि वो किसी की बुनियादी रुकनीत खत्म कर। अच्छा, एतजाज साहब ने राय क्या दी कानूनी तौर के ऊपर ये इलेक्शन के हवाले से? यही बात की जो मैंने आज आपसे बात की, इसी पे मीर बुखारी साहब ने भी, रजा रवानी साहब ने भी, साहब ने भी हमारी को जो है सीसी की उसको ब्रीफ किया, कानून से ब्रीफ किया कि जी 90 डेज के इलेक्शन के ऊपर जो तमाम हमारे जो पार्टी के तो टीवी चैनल से बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो जो हमारे। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा, अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते आपकी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद भी, तो क्या पीपल्स पार्टी रवायती तरीके से अपनी तहरीक चलाएगी या फिर इंतजार करेगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में डिक्टेटरों के खिलाफ भी तहरीकें चलाई हैं और इलेक्शन के लिए काफ़ी और जमहूरियत के खिलाफ भी तहरीकें भी चलाई हैं, सारे फोरम भी इस्तेमाल किए हैं। इलेक्शन कमीशन की मीटिंग के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने फैसला करना है हमने क्या एक्शन लेना। पहली बात है कि पहले मीटिंग हो जाए, उसके बाद ही हमने फैसला करने का हमने क्या एक्शन लेना। इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग हो जाए, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान पार्टी का अगला लाहेअमल क्या होगा। बहुत शुक्रिया फैसल करीम गुंडी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर जितने केसेस इस वक्त चल रहे हैं और जो केसेस वाया सेशन अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, अब कहीं पे भी फैसला दिखाई नहीं दे रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत जाती है तो वो फिर वापस भेज देते हैं। ये मंजरनामा कहाँ तक फंसा हुआ है? और सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज को OST बना देना, क्या उनकी दरख्वास्त के ऊपर उन्हें OST बनाया गया या फिर कंडक्ट की खिलाफ वर्जी यकीनी हो चुकी थी, इसका इदराक हो चुका था, शवाहिद मौजूद थे और उसके बाद उन्हें OST बनाया गया? केसेस का मुस्तकबिल क्या होगा, इस बारे में बात करने के लिए चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाशा साहब, सबसे पहले तो हुमायूं दिलावर साहब के OST बनाए जाने से बात करते हैं। क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त के ऊपर एक्शन लेके उन्हें OST बनाया है या फिर वो केस से मुंसलिक इंतजामी कार्रवाई? मेरा ख्याल है कि केस से मुंसलिक इंतजामी कार्रवाई शायद ना हो। उसकी वजह यह है कि अभी तक तो एपेलेट कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आया नहीं है और ना ही उन्होंने कोई ऐसी फाइंडिंग दी है कि इसने गलत फैसला किया है। ये अलबत्ता इसमें ज़्यादा मुझे लग रहा है वजन कि हुमायूं दिलावर ने खुद ही एप्लीकेशन दी होगी मौजूदा हालात को देखते हुए। आपको याद होगा कि जब ये फैसला करने के बाद यूके गए तो वहाँ भी एक दो जगह पे इनको जो है वो शर्मिंदगी का वो सामना करना पड़ा। कुछ ऐसे नारेबाजी भी हुई और गाली गलोच भी हुई जो कि हमने सोशल मीडिया पे भी देखा और आपके चैनल पे भी देखा। तो ये ज्यादा इसमें वजन है कि उन्होंने खुद एप्लीकेशन दे के वक्ती तौर पे OSD बनने को तरजीह दी। असद रजा पाशा साहब, मैं चूँकि हम सीखना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, बड़े सीनियर तरीन आप वकील भी हैं और बड़े अहम ओहदे पर भी हैं, चीफ सेक्रेटरी कमेटी के हैं, चेयरमैन हैं, ये तो बता दें क्या कभी पाकिस्तान में कोई और भी ऐसा फ़ैसला है जो 12 बजे
कहा जाए और 12:30 बजे 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला तैयार भी और सना भी दिया जाए और जारी भी कर दिया जाए? अगर एक स्टेप में आगे जाऊँ राना साहब, जी जी, तो पाकिस्तान में कहीं और ऐसा भी फैसला नहीं है कि किसी ने मुल्ज़म को पूछा गया हो कि आप शहादत सफाई देना चाहते हो और मुल्ज़म कहे कि जी मैं देना चाहता हूँ, और आप उसको कहें कि अपनी लिस्ट दे दें विटनेसेस की, और वो जब लिस्ट दे तो आप कहें जी कि ये तो इररिलेवेंट है और उसका आपकी सफाई जो है वो आप ख़त्म करके आप फैसला सुना दें। ये भी नहीं देखा हमने। बिल्कुल ऐसे। तो फिर हम इसे क्या कहें? दबाव, प्रेशर, हुक्म या इंसाफ का कत्ल? इसको दबाव या हुक्म छोड़ फिलहाल इंसाफ का कत्ल कहें, क्योंकि ये यानी आप ये कह रहे हैं कि वो जो कैंपेन दुश्मन पीटीआई के तौर पे चल रही है वो मोहसिन पीटीआई के तौर पे चलनी चाहिए? सर आप देखिए, एक बात मैंने जो इससे पहले आपके सवाल का जवाब दिया कि हमने ऐसा कोई केस नहीं देखा कि शहादत सफाई का मौका दिए बगैर आप उसको फारग कर दें और इररिलेवेंट डिक्लेयर कर दें, जबकि शहादत उनकी आई नहीं है। तो ये चीज ऐसी है जो क्योरेबल नहीं है, जो कम अज कम उनकी साइड से जज साहब के हवाले से कोई मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई डिफरेंस। यानी फिर आप ये समझ रहे, हम ये समझ लें कि पीर वाले दिन ये जो मुजरिम वाला स्टेटस है वो मुल्जिम में तब्दील हो जाएगा? अब मुझे ये लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनके पास पूरा इख्तियार है एपेलेट फोरम के तौर पे कि वो इसको रिमांड कर सकते हैं, इसको बरी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जरा ध्यान में रहे कि जो पीर वाले दिन है वो सिर्फ पिटीशन लगी है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, मेन अपील नहीं लगी हुई। सही। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फैसला, वो मेन अपील जब फिक्स होगी उस पर फैसला मुमकिन है कि ये आए और वो रिमांड हो जाए, दोबारा फैसले के लिए भेजे। शहादत सफाई और मेंटेनेबिलिटी वाले जो पॉइंट्स हैं उनको फिर रेज करके उसको फिर एड्रेस करके तो फिर वो करे। अच्छा जी, ये तो बता दें, ये लिफ्ट वाला जो मामला हुआ है, आप के साथी थे लिफ्ट में फंस के, लिफ्ट ख़राब हुई, ख़राब की गई, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? देखिए, इस वक्त कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिस पे ये कहा जाए कि लिफ्ट जो है वो खराब की गई है। अलबत्ता बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज़ायद अफराद उस पर सवार थे। बहुत ही सीनियर कौंसल सरदार लतीफ़ खोता साहब उसमें थे और बड़ा अफसोस हमें हुआ इस वाक़े की वजह से और हमने कंडेम भी किया। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि जो इंतज़ामिया की नाअहली है वो अपनी जगह पे मौजूद है कि सवाल तो बनता है कि सर वो किसी प्राइवेट प्लाजे की लिफ्ट तो है नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है। SOPs होने चाहिए कि कितने अफराद सवार हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते। जी, असल में आप शायद वहाँ गए नहीं, हम जाते रहते हैं, देखा है कि वहाँ पे कोई लिफ्ट ऑपरेटर कोई नहीं है और लिफ्ट ऑपरेटर ना होने की वजह से कैपेसिटी से ज्यादा लोग बैठ गए और ये इस तरह का वक़ूआ हुआ। अगर जाते हुए रुकती तो फिर एक बात थी कि इनको रोका जा रहा है, लेकिन वो हियरिंग के बाद वापस आ रहे थे तो वो ये रुका है। लेकिन तहकीकात बहरहाल जरूर होनी चाहिए। हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंट तहकीकात होंगी तो चीज जो भी सामने आएगी, अगर तो इसमें कोई मेला फायदी है, किसी ने जानबूझ के अगर ऐसा किया है तो वो बहरहाल सामने आना चाहिए और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अच्छा, लतीफ़ खोसा साहब ने ऐलान किया है कि वो पेशावर से तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं वो तहरीक उनके ग्रुप की होगी या वो तहरीक बिल्कुल तमाम के तमाम वकला की होगी? देखिए, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े सीनियर हैं, बड़ा एहतराम है उनका। आपको याद होगा कि कोई 3 महीने पहले उन्होंने लाहौर में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें और उनके बतौर तमाम जो लॉयर्स हैं उनको बुलाया गया, सीनियर लॉयर्स को, और वहाँ पे बाकायदा ऐलान किया गया कि हम तहरीक चलाएंगे।
और उसमें एक मखसूस पार्टी के ऑलमोस्ट तमाम वकला शामिल थे और एक उनके सेनेटर जो शायद उनके पास वकालत की डिग्री थी या नहीं, उनको जिंदगी में पहली दफा मैंने काला सूट पहने देखा, वो मौजूद थे। तो वो एक मोटिवेटेड की मूवमेंट थी, लेकिन उसके बाद फिर कोई तहरुक नहीं हुआ तहरीक का। देखिए, तहरीक वकला ने अगर चलानी है तो सबसे बेस्ट फोरम वकला का पाकिस्तान बार काउंसिल और फिर प्रोविंशियल बार काउंसिल है। अच्छा पाशा साहब, कभी कभार बातें कुछ सुने ना तो वो होता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए या अखलाकी तौर पे ऐसा नहीं। मैंने बहुत से लोगों को जिनका ताल्लुक लाहौर से है ये बातें करते सुना है कि अगर खोसा साहब आएँ तो उनके घुटनों को हाथ लगाएं, एतजाज़ साहब आएँ उनके भी घुटनों को हाथ लगाएं, जी सर करें, लेकिन वो जो बातें कहते हैं वो सुने, उस पर अमल ना करें। वो कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, अब हमें गुजार रही हैं। ये इस तरह के भी लोग पाए जाते हैं वकला कम्युनिटी में। सर मैं चूँकि बड़ा वकला के साथ डायरेक्टली इन टच हूँ, आम वकील के साथ, ठीक है, और वो जो बातें करते हैं हमें हाथ बांध के कहते हैं कि मेहरबानी करें अब हमें अब किसी तहरीक में ना झोंकें। पहले भी एक तहरीक में क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, कतई नज़र इसके हम कामयाब तो ज़रूर हुए, लेकिन जो एंड रिजल्ट निकला उसमें हमें कामयाबी नहीं नजर आई। हमें जो हम चाहते थे एक तब्दीली, तो उस वक्त एक चीफ जस्टिस बहाल होने के बाद पूरे सिस्टम को ठीक करेंगे, वो बजाय इसके कि वो चैम्बर में बैठते और सारा सिस्टम ठीक करते, ट्रायल नीचे सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, और एक ऐसा रूल ऑफ बिजनेस बनाते कि जिसमें आम लिटिगेंट को फायदा पहुंचता, लेकिन नहीं हो सका। तो हमें तो मायूसी हुई है और इसीलिए वकला कहते हैं कि अभी हम, और वकला इस वक्त तहरीक के मूड में भी नहीं है। हाँ, एक तहरीक चल सकती है, एक चीज हो सकती है, यानी तहरीकें अगर चलानी होती तो चैम्बर में बैठ के भी चलाई जा सकती थी। माजी की जो तहरीक है उसने कुछ फ़ायदा नहीं दिया। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। कानूनी मंजरनामे के बाद मौशी मंजरनामे में बात की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के कानूनी मंजरनामे पे भी हम बात कर चुके हैं, सियासी मंजरनामे पे बेबहा बातें हो चुकी हैं, लेकिन मुआशी मंजरनामा जो इफरीत की सूरत में फैलता ही चला जा रहा है, जिसने पाकिस्तान के हर शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुतासिर किया है। उनकी आप बीती भी आप तक प्रोग्राम के आगाज़ से पहले पहुँचाई, लेकिन इस वक्त जो मुश्किलात हैं उससे निकलने के कोई वे आउट मौजूद है हमें तो दिखाई नहीं देता। लेकिन अवाम किस कर्ब में मुब्तला है और आने वाले दिनों में मंजरनामा क्या हो सकता है, राना साहब से जानते हैं। राना साहब क्या देख रहे हैं, ये सारी जो हलचल मच रही है बग़ैर किसी सियासी लीड के कहाँ लेके जाएगी? यासर बड़ा खौफनाक सिनेरियो बन गया। सिर्फ बिजली महंगी नहीं है, आटा महंगा, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, डॉलर महंगा। मैं कह रहा हूँ कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सस्ती हो। अब लोग खुद सड़कों पे निकल रहे हैं, मसाजिद में ऐलान हो रहे हैं कि कोई बिजली का बिल जमा नहीं कराएगा, मार्केटों में ऐलान हो रहे हैं, औरतें बच्चे बूढ़े कह रहे हैं कि जनाब अब कोई मीटर चेक करने आया, मीटर उतारने आया, और अगर किसी वापडा या किसी और महकमा बिजली के किसी अफसर की गाड़ी पे हमें प्लेट नजर आई वो हमारी तरफ आए, हम नहीं छोड़ेंगे। ये आलम हो रहा है। क्यों ना हो? मुझे एक बात बताएं, ये मेरे कैमरामैन है, इसी दफ्तर के कैमरामैन है, ये बैठे हैं बेचारे, इनके सिंपल सी बात, मैंने इन्हें, आपने और मैंने इकट्ठे हैं, मैंने इन्हें परेशान देखा। 233 यूनिट का बिल 14,000, ब्लड प्रेशर हो गया, घर का किराया देना है, बेटी के स्कूल की फीस देनी है, बीवी की दवाई लानी है, खुद बीमार है अपनी दवाई लानी है, 14,000 बिल दे दिया, बाकी कितने पैसे बच के तनख्वाह में से कहां से खाएगा, कहां से पिएगा? और अब क्या होगा? वज़ीर आज़म साहब ने कल बुलाया है, क्या कहेंगे? जो 200 यूनिट तक जिसकी बिजली है या 250 यूनिट तक है उनके ये रेट कम करेंगे। और भाई घर में एक पंखा चलता है और आप 300 यूनिट बना देते हैं, 200 यूनिट बना देते हैं। ये बहुत बड़ा स्कैंडल मंजर आम पे आ रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ मीटर रीडर्स को पकड़ा जा रहा है। वो समझ नहीं आ रही कि वो जो रीडिंग ली जा रही है वो 30 दिनों की है, 35 की है, ये 40 दिनों की। यासर साहब आज जब सॉर्ट करने गए, मैंने एक शख्स से पूछा
खुदा की कसम उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा हुआ क्या है बाबा जी? उसने कहा बेटा बड़ी मेहनत से बेटे की साइकिल ली थी, बेटे के लिए, एक ही बेटा है, बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ा रहा था, बस्ता बेच दिया, किताबें बेच दी, पेंसिल शॉपर सब बेच दिया, उसकी साइकिल बेच दी, फिर भी बिजली के बिल के पैसे पूरे नहीं हुए, फिर भी बिजली के बिल के पैसे पूरे नहीं हुए। मुझे उसी में फिर याद आया ना कि अज मैं अपने बच्चे का बस्ता बेच के आया वहाँ, लोड़ तो कोई ज़्यादा सी पर सस्ता बेच के आया। अब मुझे एक बात बता दें, ये जो लोग बेचारे निकले हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई जो निकला है, ये देखे एक फुटेज, बेचारा बिल जमा कराने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं, लोग रो रहे हैं। 15,000 तनख्वाह, 16,000 बिल, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। जाए जाके सड़कों पर देखें, वो शख्स भीख मांग रहा है जिसने जिंदगी में हाथ इस तरह नहीं किया था। वो औरतें बेचारी बेपर्दा होकर सड़कों पे खड़ी होकर मांग रही हैं, जिन्होंने अपने बच्चे भूख से सोते हुए नहीं देख सकती, सिर्फ हंडियां चूल्हे पे चढ़ा रखी है। बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बीच में। शायद इन्हीं लोगों के लिए है ना यासिर साहब, आप तो शायर हैं, आप तो सब कुछ लिखते हैं, इन्हीं लोगों के लिए है ना अजब ये रस्म। चारा घरों की बस्ती में लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है नवाले को, एक नवाले को, और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। तो यही हो रहा है यहाँ पर, लोग एक एक नवाले को तरस रहे हैं, और हुक्मरानों के कुत्ते जो है ना वो भी एसी वाली गाड़ी में जाते हैं। भाई ड्रामा नया क्या शुरू होना है मैं आपको बताता हूँ। पता है 2 माह बाद सर्दियों का सीज़न शुरू होगा, बिजली की खपत कम हो जाएगी, कहेंगे जनाब हमने रेट कम कर रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं। लेकिन इस 2 माह में जितनों के बच्चे स्कूल जाना छोड़ देंगे, जितने के बच्चों की किताबें बिक जाएंगी, जितने लोग जो हैं वो अपने घरों का जेवर बेच देंगे, घर का सामान बेच देंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई एक है जो जिम्मेदार होगा? लेकिन यहां पर बस सिर्फ और सिर्फ सियासत है। लगा दें इल्जाम, लगा दें, सुबह अनाउंस कर दें कि जनाब ये भी चेयरमैन पीटीआई का कसूर है, लगा दें इल्जाम कि जनाब डॉलर भी उसने महंगा किया है, लगा दें इल्जाम जनाब ये सारा कुछ उसी की वजह से महंगा हुआ है। और भाई अगर उसी की वजह से महंगा हुआ है, तुम क्या लेने आए थे? 1.5 साल तुमने यहां पे क्या किया है? तुम लोगों ने यहां पे क्या आम आदमी को दिया है? ना ओनर, मिल ओनर वो भी बेचारा रो रहा है, आम आदमी वो भी रो रहा है, मजदूर भी रो रहा है, और गरीब भी रो रहा है, अमीर भी रो रहा है। खुश कौन है? सियासतदान। खुश वो है जिसने सोना खरीदना है, खुश वो है जिसके पास डॉलर है। मुझे बताएं ना जरा, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया 4 इंक्वायरियां शुरू हुए, अनाउंस हुआ था ना, पकड़ा है 4 इंक्वायरियों में किसी को, किसी बैंक वाले को पकड़ा है जिसने अरबों रुपए कमा लिए थे इन डॉलर्स की आड़ में। पकड़ा है किसी ऐसे शख्स को जिसने मोटरवे पे जमीनें 2 नंबर तरीके से कर ली थी। पकड़ा है किसी ऐसे शख्स को जिसने दीगर मामलात में आटे में 2 नंबरी की थी। क्या पकड़ा गया कोई? सिर्फ सियासी बयान, सिर्फ आवाम को एक दिलासा, और कल फिर दिलासा देंगे आप, परसों फिर दिलासा देंगे आप, रोजाना यही काम करेंगे। वो मेरे दोस्त हैं आमिर चौधरी, उनका शेर है, वो कहते हैं कि कभी हम माँ बाप की आंख का तारा होते थे, लेकिन हमारे अब जो बच्चे हैं ना, ये जो उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, उसके ऊपर वो लिखते हैं कि तरदे तरदे डुब गए हैं, केड़ी दलदल खुब गए हैं, माँ दी अख दा चानन बन के बालां अगे रुल गए। दुरुस्त लिखा उसने। मुझे बताएं, अब जब बच्चा ये कहता है ना, अब हम ये नहीं कह सकते, जब घर जाते हैं ना तो बच्चा कहता है कि पापा मेरे टीचर ने ये मुझे लिख के दिया है कि ये बुक्स, ये बस्ता फट गया है, ये नया बस्ता लाना है। पापा ये मेरे शूज़ फट गए हैं, मेरे पाँव में दर्द होती है, ये मेरा यूनिफॉर्म 5 जगह से फट चुका है, आप इसको सी के भी ख़त्म हो गया है, पापा नया ला दो। तो उस वक़्त आँख में आंसू आते हैं, उस वक़्त इंसान जीते जी मर जाता है कि अल्लाह मैं किस मुल्क में रह रहा हूँ। आप बार बार कहते हैं ना, ये आके अभी कुंडी साहब कह रहे थे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और ये डिफ़ॉल्ट होगा भी नहीं क्योंकि हमने पूरी दुनिया के तो पैसे दे रहे हैं।
हमको किसने डिफ़ॉल्ट करना है? लेकिन ये पाकिस्तान की कौम को डिफ़ॉल्ट करके, इस कौम को ऐसा डिफ़ॉल्ट कर गया है कि जिसके इंतहा कोई नहीं है। कोई एक शख्स ऐसा है जो मकरूस नहीं है, मासवाए सियासतदानों के, मासवाए उन अमीर लोगों के जो पाकिस्तान से बाहर जिनकी जायदाद है, उनके अलावा क्या कोई एक शख्स है जो मकरूस नहीं है? वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि ये जो आवाम कह रहे हैं कि फलां साहब फलां साहब फलां साहब ये बिजली के बिलों का नोटिस लें, वो तो हज़ारों बिजली के यूनिट जो हैं वो फ्री लेते हैं, उनका दिमाग ख़राब है, वो नोटिस लेंगे? वो कोई भी नोटिस नहीं लेगा। मैंने तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकरीर सुनकर मुझे हैरान की हुई कि क्या हुआ जनाब, ये हुआ, चेक करें। क्या हुआ नहीं, ये हुआ, चेक करें कि डॉलर कहाँ पे चला गया। चेक करें आज बग़ैर क़यादत के, आज बग़ैर किसी सियासी जमात के मसाजिद में क्या ऐलान हो रहा है। चेक करें आज गरीब का बच्चा स्कूल जाने से रह गया है। चेक करें आज कितने घरों का चूल्हा बंद हो गया है। चेक करें आज कितने लोग जिन्होंने कभी हाथ अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं फैलाया था, अब वो सड़कों पे खड़े होके हाथ फैला रहे हैं। चेक करें जहाँ पे फ्री लंगर खाने हैं, अब वहाँ पे लाइनें कितनी कितनी लंबी हैं। चेक करें आप। लेकिन वो आप ये भी तो देखिए कि लंगर खानों में कितनी कमी वाक़ई हो चुकी। सब वाक़या इसलिए हो चुकी, बेचारे एक आदमी 20 लोगों का खाना बांटता था, आपने महंगा इतना कर दिया वो 5 का नहीं बांट सकता। शायद अब उसके अपने घर का खाना पूरा ना हो, लेकिन फिर भी सलूट है उन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं। और वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें देखें, लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा, किसको हम सुना रहे हैं। मुझे गुजारिश करनी है उन तमाम अपने मोज़स एंकर से कि जनाब महंगाई अब भी है, जनाब भूख अब भी है, जनाब अब भी चीज़ें महंगी हैं। आइए हम और आप तो एक फ़र्ज़ अदा करें ना, हम झंझोरें ज़मीर को, हम झंझोरें उन लोगों को जो इसे सस्ता कर सकते हैं, जो आवाम तक आवाम के मामलात दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या कह सकते हैं। मेरा ख्याल है अब उस तरफ चलते हैं। ये जो हड़ताल हो रही है परसों, ये सर क्या समझते हैं? एक तरफ अवामी सूरत हाल है, एक तरफ वो इंतज़ामी सूरत हाल है, एक तरफ ये अंजुमन ताजरान वाला मामला है। ये कारोबार के औकात कार भी आ चुके हैं आज कि कितनी दुकानें कब तक खुली रहेंगी, कौन सी कैटेगरी खुली रहेगी, कौन सी बंद हो जाएगी। रात 10 बजे के बाद कारोबार नहीं होगा, बिजली बचाओ मुहिम चलेगी 11 बजे के बाद नहीं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे 10 बजे है और फिर दिन भी उस पे है ना, पहले 3 दिन 10 बजे, अगले 3 दिन 11 बजे। कुछ को उससे इस्तिस्ना दिया गया है कि ये जो पंक्चर्स वाली दुकानें, मेडिकल स्टोर्स हैं, वो खुले रह सकते हैं। क्या समझते हैं कि ये जो ताजरान भी अगर सब कुछ बंद कर देंगे, एक मुआशी मफलूकुल हाली है और फिर कारोबार का पहिया जो हल्का चल रहा है वो चाहे उल्टा ही घूम रहा है वो भी रुक जाएगा, तो फिर क्या होगा? बात यह है कि ये जो पहिया हल्का चल रहा है ना, ये मज़ीद हल्का हो जाएगा। ये पहिया मुझे बंद होता नजर आ रहा है। आप मुझे एक बात बता दें, गर्मियों के दिनों में जब शदीद गर्मी हो, लोग रात के वक्त निकलते हैं, अगर बचा खचा किसी के पास कोई पैसे हैं, कोई शादी ब्याह या किसी और बच्चे के कपड़ों को या किसी चीज़ के लिए ले लें, तो जब आप पाबंदी लगा रहे हैं कि जनाब आप 10 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएं, बिजली बचानी है, बिजली बचानी है, किसके लिए बचानी है? किसके लिए बचानी है? आपने तो कौम को ख़त्म कर दिया है। आप बिजली दे कहाँ रहे थे? आपने तो बिजली महंगी इतनी कर दी है कि अब तो लोग डरते हुए बिजली जलाते नहीं, अब तो लोग डरते हुए पंखा नहीं चलाते। अब जिस घर में 3 पंखे चलते थे वो एक पंखे के नीचे सारे बैठ जाते हैं। जिस घर में 4 लाइटें थी उस घर में 1 लाइट चलती है। जिस घर में एसी था, अगर वो अफोर्ड करता है तो शायद वो चला ले, जो अफोर्ड नहीं करता, 70% लोग तो अफोर्ड नहीं करते, वो तो एसी भी बंद कर दे। आपकी बिजली तो वैसे ही बच गई है। और कारोबार तो चलने दें और कुछ लोगों को रोज़गार तो आने दें। क्यों लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं? क्यों लोगों को आप बिल्कुल मुफलस कर रहे हैं? क्यों लोगों को आपने इस स्टेज पर पहुंचा दिया है कि ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास कोई चीज़ है? कारोबार आप नहीं चलने दे रहे, आप उनको सहूलतें आप कोई नहीं लेने दे रहे, आप उनको सस्ती बिजली नहीं दे सकते, सस्ता आटा नहीं दे सकते, सस्ती तालीम नहीं दे सकते, सस्ती अद्वियात नहीं दे सकते, तो कम से कम उनका कारोबार तो करने दें। अद्वियात की बात करते हैं, आज ही रेट में इजाफा हुआ। भैया मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ यासर साहब, मेरी मेडिसन जो 3000 में आती थी वो 16000 को पहुँच गई है। 16000। मैंने कल अपनी बेगम के लिए, बीवी के लिए
डॉक्टर साहब ने मुझे लिख के दिया, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, उन्होंने कहा ये 5 इंजेक्शन लगवाएं, इनकी तबीयत फिर ठीक होगी। तबीयत बड़ी ख़राब थी। पता है एक इंजेक्शन कितने का लिया? वो मैंने पूछा जी ये इंजेक्शन मिल जाएगा यहाँ से? उन्होंने कहा जी फ़लाँ जगह से मिलेगा। मैं बड़ी मारूफ एक फार्मेसी पे गया तो वहाँ से वो 56,000 में मिला। एक इंजेक्शन 56,000 में। मैंने पूछा जनाब ये क्या वजह? उसने कहा भाई पहले होता था 3,000 में, अब इतना महंगा हो गया, इतना नायाब हो गया, 56 में लेना तो ले जाइए, कल 56 से 66 में हो जाएगा। और मैंने कहा अच्छा चलें जी, जो अल्लाह को बेहतर मंजूर। अब मुझे बताएं, मैं वो लेके चला गया, एक किसी की अपने की जान से आगे तो कोई चीज़ नहीं। लेकिन मुझे बताएं कि इस मुल्क के अंदर ये कब तक चलता रहेगा? कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक मनमानी के रेट चलते रहेंगे? कब तक लोगों को इस चक्की में पिसना पड़ेगा? ये कहाँ गए वो? मुझे मिल नहीं रहे वो लोग जो कह रहे थे सबका दौर में जनाब बड़ी मेडिसिन महंगी हो गई, जनाब लोग मर रहे हैं, तो जरा आए ना आके दिखाएं क्या अब सस्ता हो गया? क्या ये आपने कोई लगा दिया कोई ऐसा सिस्टम कि जनाब ये सब कुछ सस्ता हो जाए? ऐसा साहब कोई चीज़ तो सस्ती होनी चाहिए ना। इंसान तो वहीं पे बेबस हो जाता है जब ऐसे मनाजिर देखता है कि एक रेडी बान जो सिर्फ बेचने वाली चीज़ें जो घर की फजूल अशिया होती हैं, कबाड़ की अशिया होती हैं, वो उससे अपना रोज़गार कमा के रात को घर जा रहा हो और मोटरसाइकिल पे सवार आएँ, उसके ऊपर पिस्तौल ताने और उससे वो मैंने देखी है वीडियो, वो देखिए अंदाज़ा लगाएं। आप सोचिए कि उसके घर के ऊपर क्या कर मुसल्लत होगा। ज्यादा से ज्यादा भी होगी तो 1,000, 1,200, 3,000 कमाई ले गए बात है ना, किसी लिए तो कहते हैं लेकिन जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई। वो शहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है, किससे हुई है? अपना गिरबान झांके, एहतसाब कीजिए, दूसरों के एहतसाब की तरफ चलिए। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।